मैं दिल को क्या हो गया, लाइव हो गया आज पब्लिक का आवाज जाने की देखो। गुड इवनिंग 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 यार, क्या बोलती है पब्लिक? क्या पब्लिक को आवाज़ आ रहा है क्या? क्या पब्लिक को आवाज़ आ रहा है क्या? अरे फटाफट आ जाओ यार, सब ग्रुप पे डालो यार, इंटर में डालो, डोंट मिस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार, लॉन्ग टाइम नो सी यार, लॉन्ग टाइम नो सी यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है, पब्लिक आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम बढ़िया। हाउ आर यू पीपल? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। यहाँ से ले सकते हैं अपन अपना 5 मिनट है ना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार, आई एम मच बेटर, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, टकाटक यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या अच्छी तरीके से? चल जल्दी बताइए, आवाज़ आ रही है क्या? क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत लोग छुट्टी पे लग रहे हैं आज, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत लोग छुट्टी पे आज। ओके यार, लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। ये आता है एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स के लिए। सीएमए फाउंडेशन के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, सीएमए इंटरमीडिएट के जो मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 to 10 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 7 to 10 मार्क्स। 60 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 7 या 8 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, और कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स। एकदम 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 इंपॉर्टेंट है दोनों स्टूडेंट्स के लिए। यस, पानी पीता रहूंगा मैं, थैंक यू, पानी की बोतल लेके आया मैं, थैंक यू थैंक यू। तो यार एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, टेक्निकल एक्ट है, सिंपल एक्ट है ना। हम लोग एकदम बेस से पढ़ने वाले हैं। आपका काम है बस ध्यान देना, और जो जो मैं बोलूँगा वो आपको करते जाना है। मैं इंटर के बच्चे लोग को क्वेश्चंस बोलते जाऊँगा, वो लर्न करते जाना है। क्या करना है बेटा? लर्न करते जाना है। चलिए यार, अगर अपन बात करें एक्ट, कौन सा एक्ट है भैया? द सेल्स ऑफ गुड एक्ट है 1930 है। 2024 चल रहा है क्या? 2024 में सेल्स ऑफ गुड एक्ट एप्लीकेबल है क्या 1930 का बना हुआ? हाँ, हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ के चैप्टर में। जब हमारा देश का संविधान हमने लाया तो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो भी कानून इंडिपेंडेंस या कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले बने हुए वो एप्लीकेबल रहेंगे, अनलेस हम उसको निकालते नहीं है। ये हमने बकायदा हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है। हमने ये बात करी हुई कि जहाँ पे हमने बताया है कि बाबा कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो भी कानून रहेंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, जब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया एक्ट है 1930। बहुत बड़ा एक्ट नहीं, छोटा सा एक्ट है। अगर मैं आपके साथ बात करूं, अराउंड 66 सेक्शन है। कितने सेक्शन है बेटा? 66 सेक्शन है। कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा एक्ट है। आपकी जानकारी के लिए अगर मैं आपको बता दूं, ये एक्ट के जो सेक्शन है ये पहले किसका पार्ट था? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। ये किसका पार्ट था बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो भी कानून के आप प्रोविजन पढ़ रहे, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। बाद में 1930 में सेपरेट करके हम लोगों ने नया एक्ट बनाया जिसका नाम रख दिया भैया द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अगर मैं आपके साथ बात करूं कुछ बेयर एक्ट, थोड़ा बेयर एक्ट में से देखते कुछ चीजें। ये एक्ट कौन सा एक्ट है भैया? ये एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 3 है 1930 का। ये एक्ट बन के कब तैयार था? ये एक्ट बन के तैयार था भैया 15 मार्च 1930 को बन के तैयार था। पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ये एक्ट का लॉन्ग टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है भाई साहब, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड। ये भैया इसका लॉन्ग टाइटल है। क्या है बेटा? लॉन्ग टाइटल। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। कहां से बोलता हूं मैं? इसका शॉर्ट टाइटल है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। एमसीक्यू में आता है ये एक्ट कब से किसको एप्लीकेबल है, मतलब इसका एक्सटेंड क्या है? ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर को नहीं था, अब जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल होता है। ये कब से आया फोर्स में? एमसीक्यू 1 जुलाई 1930। सीएमए फाउंडेशन के जितने बच्चे हैं, इंटर के जितने बच्चे हैं, ये एप्लीकेबिलिटी के डेट्स आपको अच्छी तरीके से याद रखने, भूलना नहीं है। ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट में से भी जहाँ पे अपने को जरूरत पड़ने वाली वहाँ पे अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं।
है ना। अभी मैं चलता हूँ मेरे नोट्स के अंदर फटाफट मैं जैसे मैंने आपको बता दिया भैया, जो हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट के जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, जो कानून था, वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। एमसीक्यू में बनता है कि सोगा के प्रोविजंस पहले किस में आते थे? सोगा के प्रोविजंस पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आते थे, भूलना नहीं है। उसके बाद भैया जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन थे, सेक्शन 76 से लेके 123, इसको निकाल दिया गया और उसके जगह पे एक नया कानून लाया गया जिसका नाम लगा गया द इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। 22 सितंबर 1963 को इसमें से इंडियन वर्ड निकाल दिया गया और इसका नाम बन गया भैया द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ये एप्लीकेबल किसको है? होल ऑफ इंडिया। कब आया इनटू फोर्स? ये आया 1 जुलाई 1930। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा? ऑब्जेक्टिव। किसके पार्ट है मेरे प्यारे बेटा? ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। अब अपन कंटेंट को ऊपर जाएंगे। बेसिकली मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब मेरा आपसे एक सवाल रहने वाला है। देखिए, हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट बनाया। मैं जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात करूंगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम बेसिक चल रहा है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट का जो सोगा बोलते हैं हम इसको हमारी भाषा में, सोगा 1930, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ये मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ये कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा है। सोगा 1930 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, स्पेसिफिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। काय का कॉन्ट्रैक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स का। सर क्या रहता है पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन जब भी सेल्स ऑफ गुड होगा तो उसके अंदर कौन सा एक्ट लगेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा एक्ट लगेगा? सोगा 1930। अब एक सवाल आता हमारे दिमाग के अंदर, सर ये हकीकत में तो है कॉन्ट्रैक्ट। सोगा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसको 1872 वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? सर सोगा आपने बोला एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। सेल्स ऑफ गुड के जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो सोगा का एक्ट लगेगा। ये ठीक है, हमको समझ में आया। आगे क्या रहता है? गुड्स, क्या रहता है? सेल, वो अपन पढ़ने वाले। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है सर, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस सोगा को एप्लीकेबल रहने वाले हैं क्या? इसका जवाब सोगा ने दिया है सेक्शन 3 के अंदर। सोगा ने इसका जवाब दिया है सेक्शन 3 के अंदर। सोगा का जो सेक्शन 3 है वो इसका जवाब देता है, क्या जवाब दिया है सर इसने? क्या जवाब दिया है इसने जवाब दिया है भाई साहब, भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन सोगा के कॉन्ट्रैक्ट को लगेंगे unless inconsistency। सर मतलब क्या? अरे मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कंसीडरेशन होता है, इट कैन बी मनी और काइंड। लेकिन सोगा के अंदर जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, जो कंसीडरेशन होता है, क्या होता है बेटा? कंसीडरेशन, इट इज प्राइस, दैट इज मनी। अब मेरी बात को सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कंसीडरेशन को मनी और काइंड बोलता है, सोगा बोलता है सिर्फ प्राइस, दैट इज मनी। तो अभी अपन किसकी सुनेंगे? अपन सुनेंगे सोगा की। यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चलने वाला नहीं है, यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में चलने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है कि व्हाट इज कंसीडरेशन एज पर सोगा। पढ़ने वाले अपन अभी आगे जाके, लेकिन आपको ये पॉइंट है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगा को एप्लीकेबल है? हाँ, ये एप्लीकेबल है, अनलेस इनकंसिस्टेंसी है। अब जैसे मैं आपके साथ बात करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। यहाँ पे दो पार्टी है, पार्टी 1 है, पार्टी 2 है। पार्टी 1 इसको ड्रग्स दे रही है और ये यहाँ पे इसको क्या दे रहे हैं? मनी दे रहा है, मनी। भैया सोगा में ड्रग्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करी गई है। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे ना तो बोलते गुड्स चाहिए। गुड्स मतलब मूवेबल गुड्स, अपन पढ़ने वाले सेक्शन 2 क्लॉज 7 में अपन पढ़ने वाले। वहां पे कुछ भी बात नहीं करी गई है, वहां पे कुछ बात ही नहीं करी गई है।
कि वह मेरा और हर्ष सर का ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है, जहां पे मैं हर्ष सर को ड्रग्स दूंगा, उसके बदले हर्ष सर मेरे को क्या देंगे, पैसे देंगे। अब सोगा के एक्ट के हिसाब से तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, वैलिडिटी के बारे में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, टेक्निकल एस्पेक्ट है। लेकिन सेक्शन 3 ऑफ सोगा ने क्या बोला, भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा एज पर आईसीए, क्योंकि सोगा में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो अपन किसके प्रोविजंस लगाएंगे, आईसीए के लगाएंगे। अगर सोगा में बोला गया रहता तो सोगा में जो बोला गया है वही प्रोविजन लगाएंगे। जैसे सोगा में कंसिडरेशन के बारे में बोला गया कि कंसिडरेशन शुड बी इन प्राइस, तो अपन क्या लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे रे बेटा, अपन क्या लगाएंगे रे बेटा, अपन प्राइस का ही लगाएंगे भैया, यही प्रोविजन लगाएंगे। लेकिन अगर सोगा में नहीं बोला गया कुछ तो किसके प्रोविजन लगाएंगे, आईसीए। और ये किसने बोला, ये किसने बोला रे मेरे प्यारे बेटा, सेक्शन 3 ऑफ सोगा। ये नोट्स में पॉइंट बना दिया है, डू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टिल अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द आंसर इज यस, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द सोगा the provisions of ICA still apply to continue to apply to the contract for soga except सोगा provides for the contrary। सोगा ने कुछ बोला रहेगा तो अपन सोगा की बात सुनेंगे, सोगा ने कुछ नहीं बोला रहेगा तो आईसीए की बात करेंगे। यहाँ पे लिख दिया कंसिडरेशन आईसीए के अंदर होता है समथिंग इन रिटर्न, सोगा में होता है प्राइस। सोगा में क्या होता है बेटा, प्राइस। ये बेसिक है, ये आपने को मालूम रहना चाहिए, है ना, कि बाबा किधर बोला गया था कि आईसीए लगने वाला है, सेक्शन 3 ने बोला। किसने बोला, सोगा के, सेक्शन 3 ने बोला। ऑफिस से बोलो किसने बोला, सोगा के, सेक्शन 3 ने। टेक्निकल पॉइंट था, यस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए इज सेलिंग ड्रग्स टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे सोगा ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए अपन ने इसको वॉइड कर दिया एज पर आईसीए। तो सोगा ने अगर कुछ बोला रहेगा तो सोगा की सुनेंगे, कुछ नहीं बोला रहेगा तो किसको लगाएंगे, आईसीए को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, आईसीए। ये पढ़ने वाले अपन, ये पढ़ने वाले स्कोप ऑफ द एक्ट, ये स्कोप ऑफ द एक्ट अपन पढ़ने वाले। अभी अपन आ जाते भाई साहब, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सोगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, किसकी बात चल रही है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। मुंह से बोलो किसकी बात चल रही है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा मालूम है तुमको, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे जब भी जीवन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, जब भी जीवन में क्या बनेगा रे मेरे प्यारे मुन्ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बनेगा रे मेरे प्यारे मुन्ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी बनेगा तो सोगा लगेगा। क्या लगेगा, सोगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सोगा गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सोगा गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सोगा गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है। तो सोगा कब लगता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का है, तो सोगा लगेगा। कौन लगेगा रे बेटा, सोगा। कौन लगेगा रे बेटा, सोगा। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को, एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सर काय का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। ये कॉन्ट्रैक्ट किसका होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए गुड्स का। किसका होना चाहिए, गुड्स का। वापस से बोलो किसका होना चाहिए, गुड्स का। सर सोगा में गुड्स का क्या मतलब होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स अंडर सोगा। सर सोगा में गुड्स का मतलब क्या होता है, क्या बोला गया है सर सोगा के अंदर गुड्स का मतलब। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपने कौन से पेज पे मैं आपको डायरेक्ट खोल के बताता हूँ। सोगा के अंदर गुड्स, ध्यान से सुनो भाई साहब, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात चल रही। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए। पहले मैं आपको गुड्स के बारे में बताता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। अरे गुड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। ये एमसीक्यू में बनता है भाई साहब, क्या में बनता है, एमसीक्यू। सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स को डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया गया है, गुड्स। वापस से बोलो किसको डिफाइन किया गया है, गुड्स। अब गुड्स मीन्स, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो रे, जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होता है मीन्स से, गुड मीन्स, ए मीन्स, बी मीन्स, इसका मतलब कौन सा डेफिनेशन होता है, जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ यार, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ ये कौन से टाइप का डेफिनेशन होता है। जब भी स्टार्ट होता है डेफिनेशन, ए मीन्स दैट, बी मीन्स दैट, सी मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है रे, अरे जल्दी बताओ यार। मीन से जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या होने वाला है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जल्दी बताना है। अरे जब भी मीन से स्टार्ट होगा तो कौन सा डेफिनेशन हो गया ये,
एग्जॉस्टिव डेफिनेशन भाई साहब, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अरे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन? देखिए लॉ में जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होएगा, देखिए दो वर्ड्स है। अगर डेफिनेशन स्टार्ट होता है मीन्स से, मीन्स से क्या किससे स्टार्ट होता है? मीन्स से। इसका मतलब होता है जितना बोला उतना ही। अरे जितना बोला उतना ही मतलब क्या? अरे ये भैया बहुत एग्जॉस्टिव है भैया। उतना मतलब खत्म कर दिया है, वो जितना बोला उतना ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। सर एग्जाम्पल, अरे भैया ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलता कंट्री मीन्स इंडिया, अबे इसका मतलब हो गया सिर्फ इंडिया कंट्री हो गई। अरे रशिया का क्या होगा? अरे थाईलैंड का क्या होगा? हर्षर का क्या होगा? अगर वहां पे अपन थाईलैंड को क्या नहीं माना अपन ने कंट्री। रशिया का क्या होगा? कभी सोचा चैतन्य सर का क्या होगा? अबे यूएसए का क्या होगा? कनाडा तो छोड़ो, मैं गिनता नहीं हूं। यूके का क्या होगा? फ्रांस का क्या होगा? ये कंट्री नहीं है क्या? ये भी कंट्री है, ये भी क्या है? कंट्री। तो यहां पे हम लोग जब बोल रहे कंट्री मीन्स इंडिया, इसका मतलब सिर्फ इंडिया ही कंट्री है, बाकी सब वेल्ले। देखिए पाकिस्तान के बारे में मत सोचो, पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं, वो कंट्री नहीं है, वो एक फील्ड है, गधों की जोकर की, वो एक फील्ड है। लेकिन आप सोचो भूटान के बारे में सोचो, नेपाल के बारे में सोचो, थाईलैंड के बारे में सोचो, सोचो कुछ गंदा मत सोचो, कंट्री के बारे में सोचो। क्या वो कंट्री नहीं है क्या? वो भी क्या है? कंट्री। वो भी क्या है? कंट्री। वो भी क्या है? कंट्री। ये सोचने वाली बात है। तो वहां पे जो डेफिनेशन स्टार्ट होएगा ना, ऐसा नहीं होगा कंट्री इंक्लूड्स इंडिया। ये अब एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन का स्कोप ब्रॉडर है। हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कंट्री इंक्लूड्स इंडिया, मतलब भैया और भी कंट्री रह सकती। हमने हमने इंक्लूड किया। हमने क्या किया है? इंक्लूड। हमने क्या किया है? इंक्लूड। ये इंक्लूसिव नेचर का है। तो जब मैं बात करता हूं कंट्री मीन्स इंडिया, मतलब कौन सा डेफिनेशन हो जाता है? जितना बोला उतना, एग्जॉस्टिव नहीं। मैंने क्या बोलना चाहिए था? कंट्री इंक्लूड्स इंडिया, मतलब स्कोप ब्रॉडर है। यूएसए भी कंट्री हो सकता है। मैंने अभी बोला कि इसके अंदर अभी मैं डाल रहा हूं इंडिया को। और भी चीजें क्या हो सकती है बेटा? कंट्री। और भी चीजें क्या हो सकती है? कंट्री। तो ये बात है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली बच्चों को पढ़ाते टाइम बोला था, देखिए ध्यान से सुनो। मेरे लिए आकाश अग्रवाल के लिए वाइफ का डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होगा? वाइफ इंक्लूड्स या वाइफ मीन्स? वाइफ इंक्लूड्स श्रुति मैडम या वाइफ मीन्स श्रुति मैडम? क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? क्या लगता है? इसका मतलब क्या रहेगा? जल्दी बोलना है। इसका मतलब क्या रहेगा? वाइफ इंक्लूड्स या वाइफ मीन्स? क्या रहेगा? क्या रहेगा? इंक्लूड्स या मीन्स? देखो वाइफ, देखो मेरे दिल में इच्छा है कि मैं वाइफ बोलूं इंक्लूड श्रुति मैडम। अगर मैं बोलता वाइफ इंक्लूड श्रुति मैडम तो इसका मतलब स्कोप ज्यादा है। और भी मेरी वाइफ हो सकती थी, और भी मेरी क्या हो सकती थी? वाइफ। और भी मेरी क्या हो सकती थी? वाइफ। लेकिन मेरा ये डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए डेफिनेशन है वाइफ बोले तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्रुति मैडम। मीन्स एग्जॉस्टिव, जितना बोला उतना ही। मन में इच्छा जरूर इंक्लूड की हो सकती है, लेकिन भैया रियलिटी है जितना बोला उतना ही। इंक्लूड बोलता तो स्कोप बढ़ जाता। और भी किसी को मैं अपनी, समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? लेकिन यहां पे वाइफ मीन्स ओनली एंड ओनली श्रुति मैडम। मतलब सिर्फ इतना ही है भैया, सिर्फ इतना ही। जितना बोला उतना, इसके अलावा और कोई आने वाला नहीं है। इसके अलावा कोई आने वाला नहीं है। बात को समझो यार, ये बात को ध्यान से समझो। ये बात एग्जाम्पल के लिए, किसके लिए लिया? तुम्हारे लिए मैंने, एग्जाम्पल के लिए। सर आप आकाश हो, अब्दुल नहीं, कैसी कैसी बातें करते हो? ध्यान से सुनो। वाइफ इंक्लूड्स नहीं है, मीन्स है। क्या है बेटा? मीन्स। ठीक है, ये अभी आप समझो। तो डेफिनेशन, तो यहाँ पे गुड्स का डेफिनेशन स्टार्ट हुआ मीन्स से, मतलब जितना बोला उतना ही।
ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जितना बोला गया रहेगा उतना ही रहने वाला है, जितना बोला गया उतना ही रहने वाला है ना, जितना बोला गया उतना ही रहने वाला है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है ना, एकदम सिंपल सिंपल। अरे एक और एग्जांपल लूँ क्या, एक और एग्जांपल लूँ क्या, एक और मस्ती में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मस्ती में चलो मस्ती नहीं करते, ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए। बैट्समैन मीन्स रोहित शर्मा। अब इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ रोहित शर्मा ही बैट्समैन है, विराट कोहली क्या कर रहे थे, झुंझुना हिला रहे क्या, तो ये रॉन्ग हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, बैट्समैन इंक्लूड्स रोहित शर्मा। ओके, तो रोहित शर्मा के अलावा भी लोग रहने वाले हैं, तो ये भैया स्कोप ज्यादा, ये क्या है, स्कोप ज्यादा, ये क्या है बेटा, स्कोप ज्यादा। तो ये एक बड़ा नॉर्मल अपन ने एक एग्जांपल लिया है ना, आई होप आपके दिमाग में बैठा रहेगा, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो गुड्स का डेफिनेशन स्टार्ट होता है, गुड्स मीन्स अगेन 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 अगेन, ये बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स के डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। क्या बोला गया बेटा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। यहां पे दो पार्टी है, यहां पे दो पार्टी है, ये पार्टी का नाम है निकिता ओसवाल और ये पार्टी का नाम है हर्ष अग्रवाल। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। अरे भाई साहब ध्यान से सुनो रे भाई साहब, हर सर बहुत टाइम से एक फ्लैट ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे हैं, फ्लैट, पता नहीं क्यों ढूंढ रहे, आई डोंट नो, है ना, फ्लैट ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे हो, फ्लैट। तो निकिता मैडम के पास एक फ्लैट है जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो निकिता मैडम ने सेल करी है हर्ष सर को, और हर्ष सर ने दिया उसके बदले ₹1 करोड़। ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या बना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या बना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। मेरा सवाल मेरा ये है मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनना और मेरे को जवाब देना कि भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या इनको सोगा लगेगा या नहीं लगेगा, जवाब देना। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है इमोल प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का, इमोल प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का, इमोल प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का, मेरे को जवाब देना, इनको सोगा लगेगा क्या नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ मेरे को, लगेगा कि नहीं लगेगा। नो सोगा, ओहो व्हाई नो सोगा सर, अरे सोगा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए। गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आता है, गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सोगा नहीं लगेगा, क्योंकि सोगा के अंदर जो गुड्स का मतलब है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सोगा के डेफिनेशन के अंदर आता नहीं है, इसलिए सोगा उसको लगता नहीं है, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं है बेटा, गुड्स नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं है बेटा, गुड्स नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, भूलना नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, भूलना नहीं है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोला एवरी काइंड, ये जब बोलते हैं ना एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, स्कोप बढ़ गया भाई साहब। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी टैंजिबल, इट कैन बी इनटैंजिबल। एवरी काइंड बोला ना रे, क्या बोला इन्होंने, एवरी काइंड। टैंजिबल भी आ सकते हैं, इनटैंजिबल भी आ सकते हैं। अरे टैंजिबल का क्या मतलब होता है, इनटैंजिबल का क्या मतलब होता है, हर सर ने पढ़ाया रहेगा ना अकाउंट्स में, हर सर की तरह देखो जरा यार, हर सर को बुलाओ यार, टैंजिबल क्या रहता है, इनटैंजिबल क्या रहता है, ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, टैंजिबल इनटैंजिबल, अरे ध्यान से बोलो, अरे ध्यान से बोलो ना, अबे ध्यान से बोलो ना यार, टैंजिबल, अरे हर सर आ गया, हर सर यार आइए ना यार। टैंजिबल, टैंजिबल से टच कर सकते हैं, टच, ओके, टैंजिबल, हर सर आइए आइए। टैंजिबल को क्या कर सकते हैं सर आप, टच, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। टैंजिबल को क्या कर सकते हैं सर,
हो गया जगह, बैठ पा रहे आप? देखिए एक बार, टैंजिबल को टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टच। क्या कर सकते हैं? टच। इनटैंजिबल को क्या करते हैं फिर? टच नहीं कर सकते। नो टच। नो टच। इसको टच करेंगे, इसको नो टच। मतलब क्या है? इसको तुम फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो, इसको तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस। इसको तुम नहीं छू सकते, ये है, ये एग्जिस्टेंस में है, लेकिन इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस। इसको क्या किया जाता है सर? फील किया जाता है। फील करो, इसको क्या करो ना फिर? टच करो। टच करो। ओके, तो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, एवरी काइंड आता है। क्या आता है बेटा? एवरी काइंड। टैंजिबल भी आता है और इनटैंजिबल। सर एग्जांपल ऑफ टैंजिबल एसेट्स? मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी इज टैंजिबल। और सर इंटरनेट, फिर से इंटरनेट आ गया क्या रे? इंटरनेट आ गया क्या रे? आ गया, आवाज आ गया? इंटरनेट आया क्या? एक बार लैग हो रहा है, आ रहा है क्या? देखो जरा, चेक करो एक बार। तो यार मशीनरी, मोबाइल फोन, मोटर व्हीकल, हर सर ने बोला ये सारे एग्जांपल काय करेंगे आपके, ये आपके सारे एग्जांपल काय करेंगे? टैंजिबल। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या 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 लैंड एंड बिल्डिंग सोगा में टैंजिबल में आएगा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग सोगा में टैंजिबल में आएगा क्या? जल्दी जल्दी बोलेंगे रे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, टाइम कम है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सोगा में, सोगा में, सोगा में, सोगा में, मेरे को जल्दी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बताओ जल्दी जल्दी, सोगा के अंदर ये आएगा क्या? नो सर। अकाउंट्स में भले ये टैंजिबल हो बेटे, लेकिन सोगा में टैंजिबल में नहीं, क्योंकि ये मूवेबल गुड्स नहीं है। अकाउंट्स में आपके लिए भले ये क्या होगा? टैंजिबल। देखो पढ़ना ऐसे ही अपने को कि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठे। अकाउंट्स में भले क्या होगा? टैंजिबल, लेकिन भाई साहब सोगा के अंदर मूवेबल गुड्स चाहिए। क्या चाहिए? मूवेबल गुड्स। और अगर अपन बात करें इनटैंजिबल में, भैया इनटैंजिबल के अंदर आता है कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है ना? ये सारी चीजें इनटैंजिबल। गुडविल आता है एग्जांपल के लिए। ये सारे इमूवेबल गुड्स है। सारे कौन से गुड्स है बेटा? इमूवेबल गुड्स। सॉरी, कौन से गुड्स है? इनटैंजिबल। रियली सॉरी बेटा, मैंने ये इनटैंजिबल गुड्स है, इमूवेबल नहीं है। रियली सॉरी फॉर दैट। ये इनटैंजिबल गुड्स है। कौन से गुड्स है बेटा? इनटैंजिबल। तो यहाँ पे गुड्स का डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सोगा नहीं लगने वाला, सोगा लगने वाला नहीं है, सोगा लगने वाला नहीं है। अब सुनो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या बोलता? हर एक हर एक हर एक हर एक हर एक एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, बट टू को छोड़ के, टू को छोड़ के, मेरी बात को सुनो। पहले इन्होंने स्कोप क्या बोला? हर एक 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 मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होगा। लेकिन बाद में ये बोलते दो को छोड़ के, दो को अपन भले ये मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते होंगे आपकी भाषा में, लेकिन सोगा में हम इसको गुड्स में नहीं लेने वाले। कौन है वो दो लोग? एक आदमी का नाम है एक्शनेबल क्लेम, दूसरे का नाम है बाबू मनी। दूसरे का नाम क्या है बाबू? मनी। ये दो भले आपको दिखने में मूवेबल गुड्स दिखते होंगे, लेकिन सोगा में इनको हम लोग गुड्स मानते नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, राइट टू रिसीव द मनी इज एन एक्शनेबल क्लेम। आप कभी लॉटरी जीत जाते हो तो लॉटरी की टिकट दे के आप पैसा ले सकते हो, तो लॉटरी की टिकट आपका एक्शनेबल क्लेम होता है।
आपको किसी से पैसा लेना है तो उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज आप दूसरे को दे के पैसा ले सकते हो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है बेटा, एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये दोनों चीजें गुड्स के डेफिनेशन से बाहर है। इसका मतलब सोगा के अंदर गुड्स के डेफिनेशन में से किसको किसको एक्सक्लूड किया गया है मेरे प्यारे बेटा, 3 लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। गुड्स के डेफिनेशन में से हमने एक्सक्लूड किया है, एक किसको एक्सक्लूड किया पता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी में से 2 लोगों को निकाल दिया गया है, 2 लोगों को इस खानदान से, इस घर से बेदखल कर दिया गया है। एक एक्शनेबल क्लेम है और दूसरा है आपका बेटा मनी। मनी को क्यों किया गया है आगे जाके अपन पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये दोनों भैया गुड्स के डेफिनेशन में आते नहीं है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मतलब इनको निकाल दिया भाई, अदर देन कौन है वो अदर देन में सर, कौन है वो अदर देन में, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ये दोनों अदर देन, गुड्स मीन सब लोग, इन दोनों को छोड़ के, ये 2 को छोड़ के, इन 2 को छोड़ के, एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, बाकी इनको इंक्लूड करेंगे। किसको किसको इंक्लूड किया देखो यहाँ पे, स्टॉक को, शेयर्स को, अरे ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे मतलब क्या, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनना रे मेरे मुन्ना, ये बात को भूलने का नहीं है, ये बात को भूलने का नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, ये एक लैंड है, ये लैंड के ऊपर ट्रीज है। क्या है, ट्रीज। क्या है बेटा, ट्रीज। अगर मैं आपको ट्रीज एज इट इज सेल करूं तो इस पे सोगा नहीं लगेगा बेटा, सोगा लगेगा नहीं, बिकॉज इट इज थिंग्स अटैच टू लैंड, इट इज थिंग्स अटैच टू लैंड। लेकिन ये ट्री मैं कट करके आपको सेल करने वाला हूं। ये ट्री को क्या करेंगे हम, कट करेंगे। इसी को क्या करेंगे हम, कट करेंगे। ट्री को क्या करेंगे हम, कट करेंगे। हम कट करके आपको सेल करेंगे तो सोगा लगने वाला है। तो भैया एनीथिंग विच हैज बीन अटैच टू लैंड बट विच हैज बीन अग्रीड टू बी सीवियर्ड, मतलब सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड before or at the time of contract of sale, it is going to be treated as goods, it is going to be treated as goods, it is going to be treated as goods, it is going to be treated as goods। भूलने का नहीं है रे, भूलने का नहीं है रे, भूलने का नहीं है। देखो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास गुड्स के। ये देखो हमारा ये वड़ा पाव है, ये क्या है रे बेटा, वड़ा पाव है। ये क्या है, वड़ा पाव। ये क्या है, गुलाब जामुन है। ये क्या है रे बेटा, गुलाब जामुन। ये भी गुड्स है, ये भी क्या है, गुड्स है। ये देखो बिस्किट, ये कौन है, देखो बिस्किट। ये बिस्किट भी क्या है रे बाबा, गुड्स है। ये बिस्किट भी क्या है रे बाबा, गुड्स है। बिस्किट भी गुड्स होते हैं, बिस्किट भी क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ये देखो ना तुम, ये देखो, अरे वड़ा पाव, वड़ा पाव गुड्स है। ये गुलाब जामुन, ये भी गुड्स है, एग्जाम्पल लिया अपन ने। ये देखो बिस्किट, ये बिस्किट है, ये भी क्या है, गुड्स है। अरे आगे देखो तुम, आगे देखो, अरे वो एक सफेद आता ना चमचम बोल के मिठाई आती, ये भी क्या है, गुड्स है। ये भी क्या है बेटा, गुड्स है। इतना ही नहीं, ये देखो रसगुल्ला, ये भी क्या है, गुड्स है। ये सारी चीजें गुड्स है, ये सारी चीजें क्या है, गुड्स है। लेकिन इमोल प्रॉपर्टी, देखो हमारे यहाँ पे एक आदमी है, चेतन अग्रवाल नाम है, वो इमोल प्रॉपर्टी है, हिलता ही नहीं। वो एक बार जिधर टिक गया वो हिलता ही नहीं, वहीं पे रहता है, वो हल ही नहीं सकता जिंदगी में। वो जिधर है वो हल ही नहीं सकते, उसको हिला के दिखा दो तुम। इसको हम इमोल प्रॉपर्टी बोलते। क्या बोलते हैं हम इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बताओ यार, दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बताओ यार, बताओ सच्चे अच्छे बताओ यार। एग्जाम्पल कैसा लगा आपको, मैंने एग्जाम्पल लिया तुम्हारे लिए कि वड़ा पाव, गुलाब जामुन, बिस्किट, रसगुल्ला, छमछम, ये सारे गुड्स है। ये सारे क्या हैं, गुड्स है। सारे क्या हैं, गुड्स है। लेकिन इमोल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। देखो ये देखो, ये देखो चेतन अग्रवाल, चेतन अग्रवाल सर, भैया ये गुड्स नहीं है, ये इमोल प्रॉपर्टी है। टूटेगा कैसे, हलता ही नहीं है। हलता है क्या ये, हलता है क्या ये, नहीं हलता भाई, हलता ही नहीं है। ये तो ये हलता है क्या, नहीं। ये याद रखने का, भूलने का नहीं है, ये भूलने का नहीं है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये देखो यहाँ पे लिखा है, थिंग्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गुड्स, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी का मतलब क्या है हनी, लीगल टेंडर एंड नॉट ओल्ड रेयर कॉइन। लीगल टेंडर, अरे भाई साहब जो पैसा आज जो भैया आरबीआई के गाइडलाइन से आज लीगल टेंडर है, वो पैसे को मनी बोलते हैं। 500 की नोट, 2000 की तो बंद हो गई, 500 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 20 की नोट, ये लीगल टेंडर है। कौन से टेंडर है, लीगल टेंडर।
लेकिन ओल्ड करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर। अरे देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये ओल्ड करेंसी, घुमरे सर, ओल्ड करेंसी है। ये शिवाजी महाराज के जमाने का कॉइन है। कौन से जमाने का कॉइन है? शिवाजी महाराज के जमाने का कॉइन है, घुमरे सर है। ये ओल्ड है और रेयर भी है। ओल्ड रेयर कॉइन नहीं मिलेगा तुमको कहीं, ये तुमको कहीं मिलने वाला नहीं है भाई साहब। तुम ढूंढते रह जाओ, अरे अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में लेके ढूंढो तो भी तुमको मिलने वाला नहीं है, तुमको मिलने वाला नहीं है। देखो शिवाजी महाराज के जमाने का कॉइन, ये सब ओल्ड रेयर कॉइन है। क्या ओल्ड रेयर कॉइन गुड्स है? आंसर हाँ है। आंसर क्या है? हाँ है। आंसर क्या है? हाँ है। यस सर, आप इमोल प्रॉपर्टी में आते हो। बेटे मैं यूनिवर्स में आता हूँ। इमोल प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी चीज है मेरे प्यारे बेटे। यूनिवर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे तो को मैं समझा नहीं सकता। समझा मेरी बात को मेरे मुन्ना? तू कैसे मेरे को इमोल प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी चीज है, मैं यूनिवर्स के अंदर आता हूँ मेरे बेटे, कैसे करेगा जीवन में? अरे आगे जाकर कैसे कैसे मुंह दिखाएगा तू किधर भी? बोलो क्या बोलेंगे यार आज की तारीख में अपन बच्चे लोगों को? ध्यान से सुनो। यस यहां से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो भैया ये ओल्ड रेयर कॉइन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये ओल्ड रेयर कॉइन अगर अपन ने सेल किया तो सोगा आएगा क्या? आंसर यस है, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। 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 क्या वो लीगल टेंडर है क्या रे मेरे मुन्ना? नहीं। क्या ये लीगल टेंडर है क्या रे मेरे मुन्ना? नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हर सर को आपने मीठा क्यों बनाया सर आपने? अरे बेटे मीठा, तेको मालूम है बहुत बार हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग मीठी चीज़ों के अंदर एक झंझनाहट की चीज़ें रखते हैं। अभी तेरे को नहीं समझेगा, तू कंसेप्ट पे भी ध्यान दे, तू टेंशन मत ले। तू अभी बहुत छोटा है, तू एक्चुअली में वो गुलाब जामुन का अर्थ समझ नहीं पाया। तू जो सोच रहा है ना ये वो गुलाब जामुन नहीं है, ये अखरोट है बेटे। में तू नहीं समझ पाएगा जीवन में, बहुत टाइम लगेगा तेरे को। अभी बहुत टाइम, बहुत स्टेजेस बाकी है जीवन के अंदर। ध्यान देने का काम करा चाहिए तो मेरे प्यारे मुन्ना। तो भाई साहब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो यार मनी के अंदर लीगल टेंडर आता है। कौन सा टेंडर आता है? लीगल टेंडर। इट डज नॉट इंक्लूड ओल्ड रेयर कॉइन। तो जब भी जीवन में ओल्ड रेयर कॉइन का यस मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ओल्ड रेयर कॉइन का सेल होगा तो भैया सोगा नहीं लगेगा, सोगा नहीं। श्रुति मैडम आगे आएंगी मेरे प्यारे बेटा। क्या तू आज ही मेरे को मार खिलाना चाहता? क्या अभी तो मैं थोड़े दिन से बिस्तर से उठ पाया हूँ, तू चाहता कि मेरी कब्र खोद दूँ मैं? कैसा आदमी है यार तू? तो इसको सोगा लगने वाला है। ओल्ड रेयर कॉइन बेचेंगे तो सोगा लगेंगे, लेकिन मनी गुड्स नहीं है तो यहाँ पे सोगा लगता नहीं है। 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 मैंने डाक किधर बोला यार? मैंने कुछ भी नहीं बोला यार। ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है मैं शांत रहूँगा, बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। अब मैं डाक किधर यार? नॉर्मल बात की तो तुम डाक बोलते। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं कट्टी हूँ, मैं नहीं खेल रहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ। कैसे लोग हैं बे? डाक हो गया बोले, कैसी बातें करते तुम? डाक हो गया तो क्या क्या होता है अंधेरे में तुमको मालूम है? के देश में मैं बस पूछा तुमको मैंने। इसलिए देश में बिजली सब जगह पे आती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली नहीं रही ना, देश का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा है, उसको सरकार ने बहुत सीरियस लेना चाहिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचते रहनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर ऑक्यूपाई रहेंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। देखो जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस बेटा मनी एक्सक्लूड है, लेकिन मनी के अंदर ओल्ड रेयर कॉइन नहीं आता। ओल्ड रेयर कॉइन गुड्स है। ओल्ड रेयर कॉइन क्या है? गुड्स है। सोगा के अंदर ये गुड्स माने जाते हैं। मनी का मतलब सिर्फ लीगल टेंडर आता है। इसलिए अगर ओल्ड रेयर कॉइन बेचेंगे तो सोगा लगेगा। मनी, मैंने तुमको 500 की नोट दी और उसके वजह तुमसे डॉलर लिया, ये ट्रांजैक्शन को सोगा लगने वाला नहीं है। याद रखना, भूलना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन को सोगा लगने वाला नहीं है ना? यस, भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या हो गया? अरे ध्यान दो ना यहाँ पे यार। कुछ भी बातें चलती तुम्हारी। चलो तो गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स?
सेक्शन 2 क्लॉज 7 बोलता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स थिंग्स अटैच्ड टू लैंड व्हिच हैव बीन अग्रीड टू बी सीवर्ड एट द टाइम ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। खत्म। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। लर्न करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। मेरे इंटर का बच्चा रहेगा ना तो आता है तुमको डिफाइन करना पड़ता है गुड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। 7 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 7। तुमको तो एमसीक्यू में याद रखने का। एमसीक्यू वाले बच्चे लोग सेक्शन नंबर याद रखो। मूवेबल गुड्स आते हैं, मूवेबल गुड्स के अंदर 2 लोग नहीं आते और रिमोट गुड्स को लगता नहीं है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। यस, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी तो यार अपन ने है ना, अभी अपन क्या पढ़ना शुरू किए थे? सोगा। सोगा जो है वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को लगता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भैया? सेल्स ऑफ गुड। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को लगता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। इसलिए अपन ने अभी गुड्स का डेफिनेशन समझा। किसका डेफिनेशन समझा अपन ने? गुड्स का डेफिनेशन समझा। अभी अपने को समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं। सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टाइपिंग एरर हो गया रहेगा, आप ध्यान देने का काम करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या रहता है और क्या नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या रहता है और क्या नहीं रहता। ध्यान से सुनना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से पढ़ लो एक बार, वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर, अग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या ट्रांसफर करने की बात चल रही है बेटा? प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। हर एक चीज पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनना, भूलने का काम नहीं करना है। व्हाट इज भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक सेलर है जो ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, ट्रांसफर कर रहा है तो अग्री टू ट्रांसफर है। ये डेफिनेशन अच्छे से आएंगे आगे जाके, अभी ध्यान से सुनने का काम करने। एक सेलर है जो ट्रांसफर कर रहा है तो अग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब सोगा के अंदर क्या होता है मेरे मुन्ना, मालूम है क्या आपको? ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ध्यान से सुनो। इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। पूरा अपन एक एक चीज़ों को पढ़ने वाले, ध्यान से सुनने का है। बायर का मतलब क्या होता है? बायर एक ऐसा व्यक्ति है जो बाय करता है तो अग्री टू बाय करता है गुड्स। सेलर एक ऐसा व्यक्ति है जो सेल करता है तो अग्री टू सेल करता है। ठीक है, अग्री टू सेल क्या रहता है? पढ़ने वाले एग्जांपल लेने वाले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है सर। ये अपन ने सिर्फ रीड किया, समझा नहीं है अभी तक। समझेंगे एक एक पॉइंट को, उसी के लिए अपन पढ़ने वाले एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेरा अगर सीएमए इंटर का कोई बच्चा रहेगा ना, 7 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 7 पॉइंट लिखने के, 7 मार्क के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मेरा सीएमए इंटर का बच्चा रहेगा तो सीएमए इंटर के बच्चे ने छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी के बच्चे भी कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। जब ही अपन पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपन ने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, वापस से जाके सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो अपने को क्लैरिटी आएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। जैसे अपन ने सेक्शन 10 पढ़ा था, व्हाट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए भैया 2 पार्टी होनी चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टीज। एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा। 2 पर्सन चाहिए। ये जो पार्टी है ये नेचुरल पर्सन भी हो सकती है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टाटा मोटर्स को गुड्स बेच रहा है एंड वाइस वर्सा, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है। टाटा मोटर्स से आप जो नेचुरल पर्सन है गुड्स खरीद रहे हो, नेचुरल एक आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, लेकिन कितने होने चाहिए? 2। आप खुद ही को माल नहीं बेच सकते। खुद ही को माल बेच सकते क्या? खुद को ही आप माल बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते। अभी यार देखो, ये भैया ये फ़ोन है, ये फ़ोन है भैया, ये फ़ोन है, मेरा फ़ोन है। मैंने देखा, अरे वाह क्या फ़ोन है, बढ़िया यार, ज़बरदस्त लेवल का है। मैं खुद ही को बोल रहा हूँ यार ये फ़ोन खरीदेगा क्या 50,000 में? मैंने बोला डन, और खुद ही हाँ बोल रहा हूँ। अबे क्या अपरिचित की औलाद है क्या भाई? मतलब एक ही आदमी के अंदर 2 आदमी? मेरी बात को समझो। अरे आप खुद को नहीं बेच सकते, मतलब खुद के गुड्स खुद को नहीं बेच सकते। यहाँ पे 2 पार्टी चाहिए। कितनी पार्टी चाहिए बेटा? 2 पार्टी। एक कौन रहेगा? बायर। एक कौन रहेगा? सेलर। दूसरा क्या सेल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? क्या सेल होना चाहिए? गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ा, देयर मस्ट बी सम गुड्स। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मोर प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। समझा हनी? एंड इट इंक्लूड्स
stock, shares, growing crops, things attached to land which have been agreed to be severed at the time of contract or sale. तो ये पॉइंट है भाई, ये अपन ने पढ़ा, एक ये आदमी में अपन ने भी पढ़ा। तो दो चीजें, पहले दो पार्टी होनी चाहिए, और काय का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स का, काय का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स का, खत्म नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनो, बायर सॉरी सेलर बायर को, अभी ध्यान से सुनो, ये घड़ी है, घड़ी है, घड़ी, ये घड़ी मैं बेचना चाहता हूँ, ये घड़ी मैं बेचना चाहता हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, इसके बदले कंसिडरेशन मेरे को चाहिए 40,000। कितने रुपए चाहिए बेटा? 40,000। कितने रुपए चाहिए बेटा? 40,000। 40, मात्र 40,000 रुपए लूंगा मैं। कितने रुपए लूंगा? 40,000। तो मेरा जब मैं गुड्स बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो बदले में क्या ले रहा हूं कंसिडरेशन में? प्राइस। क्या ले रहा हूं बेटा? प्राइस। क्या ले रहा हूं बेटा? प्राइस। क्या ले रहा हूं बेटा? प्राइस। तो यहां पे प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन। प्राइस मींस मनी का, भूलना नहीं है, प्राइस का मतलब क्या होता है? मनी कंसिडरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे प्राइस का मतलब क्या रहेगा बेटा? मनी कंसिडरेशन रहने वाला है। मतलब क्या? सुनो ध्यान से, अरे मैं तुमको वॉच दे रहा हूं, उसके बदले तुम मेरे को मोबाइल दे रहे हो, ये बार्टर हो गया या बार्टर। बार्टर को सोगा नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि बायर, सेलर ने बायर को गुड्स बेचने चाहिए फॉर अ प्राइस। यहाँ पे सोगा में कंसिडरेशन प्राइस होता है, मॉनेटरी मनी। मनी समझा हनी? ये तो बार्टर हो गया। कल मैं आपको पूछूं क्या बार्टर को सोगा लगता है क्या? आंसर नहीं भैया, बार्टर को सोगा लगता नहीं है। बार्टर को सोगा लगता नहीं है। भूलना नहीं है, अरे तुमने भूलना नहीं है, मेरी बात आगे ध्यान से सुनो। बार्टर को सोगा लगता नहीं है, बार्टर को सोगा लगता नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मतलब सर यहाँ पे जो कंसिडरेशन है सोगा में, वो प्राइस है। प्राइस का मतलब क्या है? मनी है मेरे हनी। क्या है रे बेटा? मनी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्राइस की जब बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं? पार्टली पार्टली चलेगा, पार्टली काइंड, पार्टली मनी चलेगा मेरे हनी। मतलब क्या? सिंपल, सिंपल है, सिंपल। अरे मेरे बात को ध्यान से सुनो, दो पार्टी है यहाँ पे, यहाँ पे दो पार्टी है। दो पार्टी, कितनी पार्टी है? दो पार्टी। अरे एक का नाम है राहुल जी, एक का नाम है राहुल जी, और एक का नाम है मोदी जी। एक का नाम है मोदी जी, एक है राहुल जी और एक है मोदी जी। राहुल जी को भैया मोदी जी से चाहिए थी उनकी कार। क्या चाहिए थी? उनकी कार। मोदी जी को वो उसके बदले देने के लिए तैयार थे ₹5 लाख प्लस खुद की ओल्ड कार। तो कार तो मूवेबल गुड्स है। मोदी जी को कार के बदले, मोदी जी बन गए सेलर, राहुल जी बन गए बायर। राहुल जी क्या बन गए बेटा? बायर। राहुल जी क्या बन गए बेटा? बायर। सवाल उठता है यहाँ पे, मोदी जी को जो कंसीडरेशन मिला है ये पार्टली मनी है, मार्टली काइंड है, क्या इसको सोगा लगेगा क्या? जवाब है हाँ। जवाब क्या है मेरे मुन्ना? हाँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्राइस मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। When consideration is only goods, it amounts to barter and it is not sale. When there is no consideration, it amounts to gift and not sale. मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे भाई साहब, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। यार चंपू सिंह बोल के एक व्यक्ति है, उसका दिल आ गया खलीफा जी के ऊपर, जो उसके नेबर है। खलीफा जी के ऊपर उसका क्या आ गया भैया? दिल आ गया। क्या आ गया बेटा? दिल आ गया। चंपू सिंह का दिल आ गया खलीफा जी के ऊपर। अब किसके ऊपर आ गया? तुम समझदार हो, है ना? ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना, ये खलीफा जी को देखकर उनके मतलब जज्बात उमड़ गए भाई साहब चंपू सिंह के। चंपू सिंह ने खुद की वॉच, रोलेक्स की वॉच खलीफा जी को क्या कर दी, गिफ्ट। ये गुड्स है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर की गई है। ये गुड्स है, इसकी क्या ट्रांसफर की गई है, ओनरशिप। इसकी क्या ट्रांसफर की गई है, ओनरशिप। इसकी ओनरशिप इसको ट्रांसफर कर दी गई है। क्या ट्रांसफर कर दी गई है, ओनरशिप। सवाल उठता है क्या ये सोगा एप्लीकेबल होगा, आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे आपने समथिंग इन रिटर्न में प्राइस नहीं लिया है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये चंपू सिंह ने जो खलीफा जी हैं, जी माने जीनियस, खलीफा जी हैं, तो खलीफा जी को भैया जो उन पर दिल आया उसके लिए रोलेक्स की घड़ी दे दी, गिफ्ट दे दी, हैप्पी वाला बर्थडे दे दिया, ये सोच के कि बाबा वो खुश हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। तो ये सोच के उसने गिफ्ट दे दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या इसको सोगा लगने वाले बेटा, नहीं। तो वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन इन अमाउंट्स टू गिफ्ट एंड नॉट सेल। हाँ, ये मैंने आपको बोला, कंसेशन में भी पार्टली मनी पार्टली इन गुड्स बिकॉज द लॉ डज नॉट प्रोहिबिट सच थिंग। तो भैया कंसेशन पार्टली मनी पार्टली इसमें चल सकता है, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। तो मैंने पीछे जो पॉइंट आपके छोड़े ना, देखो 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 यहाँ पे, ये देखो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एक्ट। ये एक्ट किसको नहीं लगता, ये एक्ट डील करता है गुड्स को, बट नॉट ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू बार्टर, दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू गिफ्ट। गिफ्ट दिया जाएगा तो एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है क्या, नहीं होएगा। होएगा क्या, नहीं होएगा। अरे भूलना नहीं है, अरे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, पक्का पक्का याद रखना है, पक्का पक्का याद रखना है, भूलना नहीं है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, कंसेप्ट खत्म नहीं हो गया। अरे हवरे लोग ध्यान दो यहाँ पे। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट आपके, भैया मेरे इंटर का कोई बच्चा रहेगा 7 मार्क के लिए आता, लिखने को नहीं आता, बाद में अपन ध्यान नहीं देते क्योंकि फाउंडेशन में अपन ने एमसीक्यू खेला हुआ है, बाद में अपने को याद रहता नहीं है, फिर अपनी लग जाती है। ध्यान से सुनना, कितनी पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए। भैया क्या बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, गुड्स के बदले क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, प्राइस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, प्राइस लेंगे, भूलना नहीं है। अब क्या ट्रांसफर होना चाहिए, गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ट्रांसफर होना चाहिए बेटा, प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल ओनरशिप। ओनरशिप भैया क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप। क्या ट्रांसफर होना चाहिए बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ पे हम जो भी ट्रांसफर करेंगे वो ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। जनरल ओनरशिप, अगर मैं आपके साथ बात करूँ ओनरशिप की, प्रॉपर्टी की, ओनरशिप की दुनिया में 2 प्रकार की ओनरशिप होती है। एक होती है जनरल, दूसरी होती है स्पेशल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एमसीक्यू में बनता है। सोगा जनरल की बात करता है, स्पेशल की बात नहीं करता। सर जनरल की मतलब क्या होती है, भैया ये मेरा एब्सोल्यूट ओनरशिप है, कंप्लीट राइट मेरा है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। भैया भैया बंटी ने एक कार ली है लोन पे फ्रॉम ICICI बैंक। ये जो कार है इसकी जनरल ओनरशिप बंटी के पास है। बंटी जिसको चाहेगा ये कार बेच सकता है, बंटी को इस कार को आग लगानी आग लगा सकता है, जो करना है कर सकता है। ICICI बैंक के पास इस कार की स्पेशल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, स्पेशल प्रॉपर्टी। सर ये स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अरे भाई साहब बंटी जिस दिन EMI नहीं देगा उस दिन ये लोग कार को उठा के अपने पास लेके आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेशल ओनरशिप। सोगा डील करता है जनरल ओनरशिप के साथ, एब्सोल्यूट के साथ। इट इज नॉट डीलिंग विद जनरल स्पेशल ओनरशिप, इट इज नॉट डीलिंग विद स्पेशल ओनरशिप। किसके साथ डील कर रहा है वो, जनरल के साथ। किसके साथ डील कर रहा है बेटा, जनरल। एमसीक्यू में बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, दैट इज ओनरशिप एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी, एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। तो सोगा के अंदर क्या ट्रांसफर होगा रे बेटा, देखो खत्म होने आया, खत्म होने आया,
खत्म हो गए, पॉइंट्स खत्म हो गए, पॉइंट्स खत्म हो गए। ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। सोगा में क्या ट्रांसफर होता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंडीशनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, बाय वर्ड स्पोकन भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 10 के सेक्शन 10 के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा तो सेक्शन 10 के जो एसेंशियल एलिमेंट है इसके अंदर क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। 7 पॉइंट है मेरे इंटर वाले बच्चे लोग, देखो फटाफट 7 मार्क बनते हैं, कितने ईजी बनते हैं। फाउंडेशन वाले बच्चे लोग भी ध्यान देंगे। सोगा के अंदर भैया एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का भैया 2 पार्टी होनी चाहिए, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। क्या सेल होगा? गुड्स सेल होगा। ये सेल होगा किसके लिए? फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस। और भैया प्राइस का आपको डेफिनेशन नंबर याद रखने का है। मेरे जो भी फाउंडेशन के बच्चे हैं, एमसीक्यू में बनता है प्राइस का डेफिनेशन नंबर क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 10। प्राइस मींस मनी, है ना। अगर गुड्स के बदले गुड्स है तो बार्टर है, सोगा नहीं लगता। गुड्स को गिफ्ट में दे तो सोगा नहीं लगता। पार्टली मनी पार्टली काइंड चलता है सोगा के अंदर, भूलना नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफर होनी चाहिए जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, एमसीक्यू में बनता है। ओनरशिप मतलब जनरल है, नॉट स्पेशल। कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और भैया जो सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो इसके अंदर क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मौजूद होने चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? भैया सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अगर अपन बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये कल के इसमें आएगा। ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर कल के इसमें आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर का मतलब जाना, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप इन गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, टू द बायर का मतलब समझा, फॉर अ प्राइस। बायर अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, सेलर अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। ये अपन ने अभी देखा। सर 5th पॉइंट बता दो भैया, सिंपल है। एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, विद कंडीशन भी अपन डाल सकते हैं, विदाउट कंडीशन भी अपन डाल सकते हैं। भैया कंडीशन भी हो सकती है, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। ये आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। कितने मार्क के लिए बेटा? 7 मार्क के लिए। और एमसीक्यू में प्राइस का मतलब पूछ लेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब पूछ लेंगे, प्राइस का डेफिनेशन सेक्शन पूछ लेंगे, गुड्स का डेफिनेशन सेक्शन पूछ लेंगे। तो ये अपन ने छोड़ना नहीं है, ये अपन ने छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है, तब जाके आपको 7 मार्क मिलेंगे। जो कंटेंट यहाँ पे दिया है ये कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब जाकर आपको 7 मार्क मिलेंगे। अगर आप सिर्फ एक लाइन लिख के आएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। 2 और मोर पार्टी लिख दिया बस, सेल ऑफ गुड होना चाहिए लिख दिया, प्राइस लिख दिया बस, सिर्फ काले पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 सिंपल है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसेंट फ्री होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो अपन ने सेक्शन 10 पढ़ा है अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो चीजें हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। भैया कंपिटेंट पार्टी होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए। तो जो सेक्शन 10 में आपने पढ़ा हुआ है ना वो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपका पॉइंट है, ये आपके पॉइंट है। सर ये पॉइंट नहीं है बुक में, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम पढ़ो ना, एग्जाम में आएंगे ना। अरे क्या गांजा वांजा मार के आए क्या तुम? जब मैं तुमको पढ़ा रहा तो तुम पढ़ने का काम करो। मेरे को मालूम है ना एग्जाम में आता है, इसे तो दिया ना तुमको। एग्जाम में आ गया, मत पढ़ो, छोड़ो, मत पढ़ो। मैं बोलता मत पढ़ो, बुक में नहीं है ना, मत पढ़ो, जान दो, छोड़ दो। कैसे लोगे तुम? तो ये 7 पॉइंट भैया एमसीक्यू के लिए भी पॉइंट याद रखने के। सोगा का एक्ट, सोगा के प्रोविजंस पहले किस में थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। सोगा कब आया? 1 जुलाई 1930। किसको एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। किसको एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन सोगा को एप्लीकेबल होते हैं? सेक्शन 3 ने बोला है हाँ एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद भैया अपन यहाँ पे बात करें, सोगा के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? 2 पार्टी होनी चाहिए, गुड्स का सेल होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, ओरल हो सकता है। और जो भी सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। अपन ने गुड्स का डेफिनेशन देखा, प्राइस का मतलब समझा और प्रॉपर्टी का मतलब आज के अपन ने इसमें समझा है।
तो यार ये मेरे इंटर के बच्चे रहेंगे, 7 मार्क के लिए एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू के बच्चे लोग मैं बताते जा रहा हूँ, सेक्शन नंबर आपको लर्न करते जाना है, याद रहेगा पक्का सब लोगों को। कल हम मिलने वाले हैं कल आगे ये जो था ना ट्रांसफ़र और अग्री टू ट्रांसफ़र, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे। टाइप्स ऑफ गुड क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स पे जाने वाले हैं। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन जो भी मेरे सीएमए इंटर के बच्चे हैं, जो भी मेरे इंटर के बच्चे हैं, जो भी मेरे इंटर के बच्चे, किसके बच्चे, मेरे इंटर के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे लोग बेटा ये चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर में ज़्यादा सेक्शंस नहीं मिलेंगे आपको, सेक्शन नंबर 10 तक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सेक्शन नंबर 10 तक ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने ही सेक्शन रहते हैं, उसके अंदर चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आई होप लेक्चर भैया नोट्स अगले दिन अपलोड हो जाते हैं, अगले दिन अपलोड होते हैं तो आपको मिल जाते हैं बेटा। जब भी हम लोग नोट्स अपलोड करते हैं अगले दिन तक नोट्स अपलोड होने का काम हो जाता है, तो कल आपको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है आपको नोट्स की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर अपलोडेड नहीं है मतलब कल तक नोट्स अपलोड होंगे, अभी अपलोड हो गया रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं हुए रहेंगे तो कल तक अपलोड हो जाएंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे, चैप्टर के आगे के पार्ट में जाने वाले हैं। ये आगे का पार्ट भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो चैप्टर है भैया सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 10 तक चलता है, छोड़ना नहीं है। और एमसीक्यू वाले बच्चे लोग भैया छोटे छोटे पॉइंट्स सोगा में इतने एमसीक्यू है, बच्चे लोग सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाते हैं, सोगा के टेक्निकल इसको छोड़ के जाते हैं, बम्बू लग जाते हैं। तो हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। आप बस मेरे साथ करते जाइए, आज आप बस मेरे साथ करते जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम की काम ना हो। आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया रहेगा। लेक्चर में अगर आपको मज़ा आया रहेगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर खत्म होने के बाद जैसा आप लोग यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं, लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। थ्योरी का सब्जेक्ट है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े बहुत फनी एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं, है ना, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मैटर करने वाला है। As already announced by Shruti madam in her lecture, there will be no DT lecture today. There will be, I am announcing it 3 times. No DT lecture today, no DT lecture today, no DT lecture today. और 2 बार बोल देता हूँ, no DT lecture today, no DT lecture today. तो यार प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, बहुत मज़ा आया। 1 हफ्ते का ऑलमोस्ट गैप लग गया मेरे हेल्थ की वजह से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लेक्चर्स कंटिन्यू करे, आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, टीम ने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो आई जस्ट होप कि आपके लिए लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल रहे और आप आपकी एग्जाम्स जो है वो आप अच्छी तरीके से क्लियर करो गुड मार्क्स के साथ। सोगा टेक्निकल है, छोड़ना नहीं, हंसी मजाक करते करते हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे। आगे भी किधर किधर टेक्निकल रहेगा तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बनाऊंगा, किधर किधर जहाँ पे मस्ती कर सकता हूँ, क्योंकि एक थ्योरी का सब्जेक्ट और दिन भर आप पढ़ते हो तो मेरी एक ड्यूटी बन जाती है कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक इसके अंदर रखना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न अपन उसके अंदर थोड़ी बहुत मस्ती रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो पढ़िए यार, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी एंड जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग अस लाइक दिस एंड जस्ट कीप ऑन लविंग एंड जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। जो भी आपके मम्मी पापा के सपने भैया पूरे करो, मम्मी पापा को थोड़ा तंग कम करो एंड जस्ट लव देम, है ना, एंड हग देम, रिस्पेक्ट देम। और भैया अपने सपने पूरे करो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, मस्त मस्त मार्क्स लाओ, बढ़िया सी पार्टी करेंगे, सीएमए फाउंडेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट्स इट फ्रॉम एएसी, लॉट्स ऑफ लव। जाने से पहले भैया पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। लेक्चर खत्म करूँगा, प्लीज़ कमेंट्स करना, क्योंकि आपके कमेंट्स एएसी के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आई होप आप हमारे इस इमोशन को समझेंगे। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।